अगली सुबह एयरपोर्ट तक महबूजा फारिस को छोड़ने आई सिर्फ तस्फीही फातर वो वापस अपने मुल्क लौट रहा था। वरना इरादा तो उसका ऐसा कुछ करने का ना था। जब फ्लाइट का वक्त हुआ तब फारिस ने मजबूती से अपनी मोहब्बत को खुद में भींच लिया, जैसे छोड़ेगा ही नहीं। अब क्या ऐसे ही मुझे पकड़े रखोगे? फारिस, अब छोड़ भी दो और जाओ, देर हो रही है। हंसती पश्त को थपकती वो खुद फासला कायम करने की कोशिश करने लगी। क्या करूं यार, दिल ही नहीं कर रहा तुम्हें छोड़ने का। मजीद अपनी गिरफ्त मजबूत करता वो सरगोशी नुमा अंदाज में बोला। अफफ फारिस, मेरी पसलियाँ टूट जाएगी। छोड़ो भी। आपकी मर्तबा वो चीख पड़ी थी। ओके ओके यार, न चाहते हुए भी वो इससे दूर हवा। ओके बेअरिफ लेते छेदी फारिस, जब सब कुछ मिल जीन बलिफ लेते छेदी तुम्हें, तब मुझे भूल मत जाना। ऐसा हो सकता है? क्या तुमने क्या मुझे ऐसा समझा हवा है? झूठेपन का मुजाहिरा करता वो अपना बेग खींच करीब कर गया। नहीं नहीं, मजाक था। बीबीआई नौ, मेरा फारिस तो मुझ पर मरता है। जान हो नस्बी में, फिर भला वो कैसे मुझे भूल जाएगा। अब जाओ वरना फ्लाइट चली जीन परिफ लेते छेदी की। तुम्हारे बगैर ही। ओके बेअरिफ लेते छेदी अपना ख्याल रखना। एक हाथ से उसपे गाल छोटा वो रगदाई कुर्बान अदा करने लगा। तुम भी अपना ख्याल रखना फारिस, अच्छा ना बेअरिफ लेते छेदी। इसे रुदा कर वो तेजी से पली में जाकर बैठ गया वापस पाकिस्तान आने के लिए। दादो, अब मुझे आपसे झूठ बोलकर सब कुछ हासिल करना पड़ेगा। आई एम सॉरी, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। सीट पर बैठ हैंड फ्री निकाल कान में लगाता वो दिल में सोचने लगा। उसे बुरा भी लग रहा था कि दौलत के चक्कर में वो दादी से इतना बड़ा झूठ बोलेगा, लेकिन अगूशा की पढ़ाई पट्टी भी उसके दिमाग में घूमने जा रही। दरवाजा खोलते सबसे पहले तो रोज की तरह वो अपने बाबा मुबशर साहब के गले लगी और फिर उन्हें बाजू से पकड़े चारपाई के पास ले जाती बैठने का बोल गई। पानी लाकर दुआन आखो बाबा। हाँ बेटा, दे आओ। और ये क्या हुआ सहन को? उनकी नजर भी सहन के इसी कोने में गई जिसे आयरा ने तबाह कर डाला। ये बाबा आपकी लड़की ने क्या है? मतलब सब्जियां लगाई है मैंने। फखर से गर्दन तान कर वो अपना कारनामा उनके गोश गुजार भी कर गई। बाबा देखे ना, मैंने तो सिर्फ इसलिए की इतनी मेहनत किनके आपका ख्याल है मुझे मेरे बाबा इतनी मेहनत से कमाते हैं, थोड़ी बचत हो जी मेरी फितरत थी। घर की सब्जियों से कुछ बुरा तो नहीं क्या? मैंने इतनी गर्मी में इतना काम किया और अभी ने सारा दोबारा से वैसे करने का बोल दिया मुझे। बाबा देखे ना, मेरे हाथ भी दर्द कर रहे हैं वगैरह। सब्जी काटने का भी कहा। मासूमियत से उनके कदमों में बैठ अपने हाथ फैलाए वो दुख भरी दास्तान सुना रही थी। बस बस, तेरी जबान रोकती भी है कि नहीं? कितनी शिकायतें लांग दा फरिफ लेते चली थी। अब भी जूलिया ही इसे दपटती मुबशर साहब के करीब हुई। हाँ तो क्या, एक बाबा ही तो है जो मेरी हर बात सुनते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं। लाड से उनके घुटने पर सर रखे वो मजीद जूलिया को जला गई। बेटा, तेरी अम्मी तो इसलिए कह रही होगी क्योंकि पहले ही छोटा सा घर है हमारा। अगर सब्जियां लगा दी गई तो फिर वो घर तक वो जी अलिफ लेते चली थीगा। मैं ऐसा करूंगा, सुबह तुझे बड़े बड़े गमले ला दूंगा तो उन्हें छत पर रखकर इनमें सब्जियां लगा देना। नरमी से इसके बालों में हाथ फेरते वो इंसानियत से इसे समझाने लगे। जी बाबा, ये ठीक रहेगा। एंड थैंक यू सो मच, आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। अब मेरी चॉकलेट आप कहें भूल तो नहीं गाफ लेते चली तीन हाथ। मुस्कुराती हुई उनके सामने हथेली फैलाए वो अपनी मतलूबा चीज मांग गई। पहले 18 साल से भूला हूं, कभी जो आज भूलूंगा। ये रही तेरी दो चॉकलेट। दो दो, वो मेरे बाबा कितने अच्छे हैं। उनके हाथ से चॉकलेट पकड़ वो झट से इनसे लपट गई। अब तो खुश है ना रायरा बेटा, तो सब्जी भी ना काट में काट लूंगा। जा तो आराम कर, तेरे हाथों में दर्द हो रही है। नहीं बाबा, मैं कर लूंगी। वो कैसे अपने बाबा को काम करने देती जो पहले ही थक कर घर वापस आए थे। रहने दे बेटा, बात मान मेरी कहे और ज्यादा दर्द ना होने लग जीन परिफ लेते चली तीन, जा तो आराम कर। ठीक है। इन बाप बेटी की बातें सुन नमजा बेगम के साथ साथ जोरिया का भी मुंह बन गया। आपकी इन हरकतों की वजह से बहुत सर चढ़ गए। आयरा खुद को महारानी समझने लगी है। जबान देखिए, आपने उसकी इज्जत खुद नहीं पता चलता क्या क्या बोल जाती है। क्या हो गए? नमजा बेगम बची है, अभी बड़ी होकर समझ जीन अलिफ लेते छेदी की, और तुम देख लो अभी तक भी न सुधरी, फिर इससे क्या उम्मीद करती हो? आयरा की हमायत करते वो उलट अपनी बेगम को ही सुना गए। तोबा बच्ची बस कर दे, 18 साल कौन सी बच्ची होती है। मुबशर साहब, मेरी अम्मा की तो 18 साल उम्र में आपा गोद में खेल गई थी। अब शुरू ना हो जाना, बहुत थक चुका हूँ। शाम को फिर से मुझे वापस रोकिया बेगम के घर जाना है। जरूरी काम से मुझे बुलाया है उन्होंने। क्यों, ऐसा भी क्या जरूरी काम है?
आप मुंशी है, इनके नौकर नहीं। जो कभी भी बता देती है वो ये तक तो होता नहीं, इनसे आपकी तनख्वाह ही बढ़ा दे। नजमा बस कर दो, रोकिया बेगम बहुत अच्छी खातून है, आज जरूरी काम है, इसलिए बनाया शहीद उनका पोता पाकिस्तान वापस आ रहा है। तो क्या आप वो में उठा कर लाएंगे? इसे हद होगा, आप कुछ कहते जो नहीं, इसलिए वो आपसे ही हर काम करवाती है। बस कर दो, मुझे कुछ खाने को दे दो, फिर मैंने जाना भी है। देर मत करवाओ, अब सब्जी बनेगी, फिर भी खाने को दूंगी। आपको पहले जाकर मुंह हाथ तो धो ले, मेहरबानी करके जल्दी बना लो। अच्छा जाए, बना ही रही हूँ। तेजी से हाथ चलाती वो सब्जी काटने लगी, जबकि जूलिया ने आटा गूंदना शुरू कर दिया। शाम होते ही मुबशर साहब रोकिया बेगम के आलीशान महलनुमा घर में दाखिल हुए। रोकिया बेगम उन्हें देख फौरन पकार गई। तुम आगाफ लेते चली थी मुबशर, चलो अब जल्दी से गाड़ी लो और एयरपोर्ट चले जाओ, फारस आने वाला होगा। जी रोकिया बेगम। सर असबाब में हिलाते वो गाड़ी की चाबी लेकर उसे स्टार्ट किया। एयरपोर्ट पहुंच गाफ लेते चली थी बेसब्री से वो इंतजार कर रहे थे, पर फारिस उन्हें देखा ही न दिया। मजीद कुछ देर इंतजार करने के बाद आखिर फारिस उन्हें लड़कियों के साथ बातें करता हुआ जैसे वो बसों से जानता हो सब दोस्तों को। सच में रोकिया बेगम बिल्कुल ठीक सलूक करती है, इसके साथ बहुत रिहायश पसंद का इंसान है। जीर लब वो बड़बड़ाए, तभी फारिस संग के करीब हुआ। आप मुबशर अंकल है, राइट? मुझे याद था, क्योंकि हमेशा से ही आप मेरी दादों के चमचे आई बिन खास आदमी रहे हैं। जी फारिस साहब अब चले घर, रोकिया बेगम आपका इंतजार कर रही है। संजीदगी से कहते वो फारिस का बेग थाम दे। जी जी चले, बट कार की चाबी मुझे दे दे, मैं ड्राइव करूंगा। जी फारिस साहब। मुबशर साहब ने गाड़ी की चाबी खामोशी से इसे पकड़ा दी, तब फारिस खुद गाड़ी में बैठ तेजी से इसे चले दे गया। पीछे से मुबशर साहब जो उसका सामान जा रहे थे चलते हुए इसे पकड़ने लगे। वो के गाड़ी मुझे तो साथ ले जाए। उनकी आवाज को इंसदा किया। फारिस बेहसी की इंतहा करता देखते ही देखते एयरपोर्ट की हदूदे से निकल गया।